सुप्रभात इंडिया। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार सुबह 10 बजे होगा। माना जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल का आखिरी विस्तार होगा। साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद यह मंत्रिमंडल में तीसरा फेरबदल होगा। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट से इस्तीफा देकर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह पीएम, पार्टी और सरकार का फैसला है। वो पार्टी के सिपाही हैं, इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान ने अपने इस्तीफे पर कहा कि उनसे पार्टी ने इस्तीफा मांगा था, उन्होंने दे दिया। अब वो सारा समय यूपी में पार्टी के प्रचार में लगाएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने इस्तीफे पर कहा कि वो पार्टी के जिम्मेदार सदस्य हैं, पार्टी के फैसले का पालन करेंगे। कैबिनेट विस्तार से पहले बंडारू दत्तात्रेय ने भी इस्तीफा दे दिया। बंडारू दत्तात्रेय मोदी सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने टैक्स अफसरों से कहा कि वो अपना वर्क कल्चर सुधारें और 2022 के लिए टारगेट फिक्स करें। दिल्ली में पीएम मोदी ने राजस्व ज्ञान संगम का इनॉग्रेशन किया। टैक्स अफसरों को पीएम ने कहा कि वो टैक्स से संबंधित कामों का जल्द निपटारा करें, साथ ही जो पैसे टैक्स से जुड़े मामलों में आए हैं उसे गरीबों में खर्च करेंगे। वृंदावन में आरएसएस की बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। पहले सत्र में जम्मू कश्मीर के हालात पर मंथन किया गया। बैठक में मोहन भागवत, अमित शाह और श्रीकांत शर्मा मौजूद रहे। आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में आज शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में जा सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश दौरे का आज आखिरी और दूसरा दिन है। राष्ट्रपति कोविंद आज दिल्ली लौटने से पहले भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 सितंबर से मेट्रो शुरू हो जाएगी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ में पहली बार मेट्रो चलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह 5 सितंबर को लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। ये मेट्रो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 6 सितंबर से सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आम नागरिक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने आईटीबीपी के जवानों के लिए योगा कैंप लगाया है। आज सुबह बाबा ने आईटीबीपी के जवानों को कई प्रकार के योगासन सिखाए। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गए, 7 जवान घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली है। आतंकियों ने सुरक्षा बलों की बस पर हमला किया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक बीएसएफ जवान शहीद हो गए। सीज फायर उल्लंघन पूंछ सेक्टर के बलनोई एरिया में हुआ। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड का एक हिस्सा कोंडली नहर में जा गिरा, जिसकी वजह से कई बाइक और स्कूटी सवार महिला नहर में डूब गईं। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 5 को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव का काम किया। कई गाड़ियां नाले से निकाली गईं। हादसा इतना भयानक था कि जेसीबी मशीन, कार और स्कूटी सवार महिला नहर में डूब गई। स्थानीय लोगों ने कई लोगों की नदी में कूदकर जान बचाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर जाकर हालात का जायजा लिया। ओडिशा के कई जिलों में बिजली गिरने से करीब 9 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हैं। ओडिशा के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में बजरंग दल ने चाइनीज वस्तुओं के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बजरंग दल ने रैली निकाली और नारेबाजी की। गुरुग्राम में देर रात एक कार में अचानक आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक गाड़ी खाई में गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें डोडा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर में 8 रुपए और गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर में 74 रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अगले साल मार्च तक हर महीने 4 रुपए बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। ऐसा कर सरकार मार्च 2018 तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर मिल रही छूट खत्म करना चाहती है। रांची में चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट में हाजिरी लगाई। हालांकि इस दौरान कोर्ट में कोई गवाही नहीं हो सकी। लालू की ओर से चाईबासा केस में सीबीआई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें लालू प्रसाद ने सीबीआई पर एक ही गवाह को कई केसों में गवाही दिलवाने का आरोप लगाया।
डेरा प्रमुख राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हनीप्रीत पर राम रहीम को भगाने की कोशिश का आरोप है। कुर्बानी का पर्व बकरीद आज मनाया जा रहा है। शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरुओं ने सुबह 9 बजे मस्जिदों में बकरीद की नमाज का ऐलान किया। इस दिन बकरे की कुर्बानी देने के बाद नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज करने के बाद भी कुर्बानी दी जा सकेगी। नैनीताल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क ने एक छोटा जेट प्लेन बनाया है जो भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा की जानकारी दे सकता है। भारत के खिलाफ चौथे वनडे में मिली हार के बाद श्रीलंकाई टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए सीधे क्वालिफाई करने से चूक गई है। डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के लिए उसे भारत के खिलाफ मौजूदा वनडे श्रृंखला में 2 मैच जीतने थे। कोलकाता में फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग के लिए सोनम कपूर और करीना कपूर खान दिल्ली पहुंचे। इस फिल्म के साल 2018 में रिलीज होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिंघम 3 में अजय देवगन ही होंगे, ये अब साफ हो गया। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने कहा कि वो ही सिंघम 3 में नजर आएंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि सिंघम की नई सीरीज में सनी देओल काम करने वाले थे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। टीम मोदी का नया चेहरा रविवार को सामने आने वाला है। ये टीम किस फॉर्मूले पर बनने जा रही है, कौन इन होगा, कौन आउट और किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इसका फैसला लगभग हो चुका है। राजीव प्रताप रूडी स्किल डेवलपमेंट मंत्री, फगन सिंह कुलस्ते स्वास्थ्य राज्य मंत्री, संजीव बालियान कृषि राज्य मंत्री, महेंद्र नाथ पांडे शिक्षा राज्य मंत्री, बंडारू दत्तात्रेय श्रम मंत्री, कलराज मिश्र लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री। मोदी मंत्रिमंडल के ये वो सुरमा हैं जो मोदी की सुर पर अपनी ताल नहीं बिठा सके, इसलिए अब इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जी हां, इन सभी मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आइए अब आपको इस्तीफा देने वालों की जुबानी ही इस्तीफे की कहानी सुनवाते हैं। यदि पार्टी निर्णय करती है तो उसके स्वाभाविक रूप से हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के निर्णय के साथ कोई कारण नहीं होता, ये निर्णय होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। मैं पार्टी के एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते पार्टी के आदेश का पालन करता हूं और पार्टी जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा। संगठन योजना करता है और हम लोग संगठन के सिपाही हैं। मैंने खुद अनुरोध किया नेतृत्व से कि बड़े राज्य में मुझे ज्यादा समय देना है, इसलिए मुझे इस दायित्व से मुक्त किया जाए। दीदी 3 लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, इसका क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। मोदी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा अगर इस्तीफा दिया? सुना आपने, उमा भारती को छोड़ सबने अपनी स्थिति साफ कर दी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल का फॉर्मूला क्या होगा। P&N फॉर्मूले पर होगा कैबिनेट विस्तार। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों के कामकाज के आधार पर एक एक्सेल शीट तैयार की गई है, जिसे P&N फॉर्मूले का नाम दिया गया है। इस एक्सेल शीट में जिन मंत्रियों का काम ठीक है उनके नाम के आगे P यानी पॉजिटिव लिखा गया है, वहीं कई के नाम के आगे N यानी नेगेटिव लिखा गया है, और जिनका N है उनकी मोदी मंत्रिमंडल में नो एंट्री है। आइए अब आपको बताते हैं आखिर पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल क्यों कर रहे हैं। दरअसल आगामी चंद महीनों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। साथ ही मिशन 2019 की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस कैबिनेट विस्तार को आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं मोदी के नए मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जा सकता है। विनय सहस्त्रबुद्धे राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी की ओर से राय रखते हैं। एबीवीपी और आरएसएस से गहरा नाता है। ओम प्रकाश माथुर यूपी के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को कुशल संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता है। ये कई चुनाव अभियानों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। भूपेंद्र यादव अभी राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है। उनके काम करने के तरीके की पार्टी में काफी तारीफ होती है। प्रहलाद जोशी लोकसभा के सांसद हैं। कर्नाटक में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। सुरेश आंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम से सांसद हैं। उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जगह दी जा रही है। अश्वनी चौबे बिहार से बक्सर लोकसभा सीट से सांसद हैं
और राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सत्यपाल सिंह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और अब बागपत सीट से सांसद सत्यपाल सिंह को बीजेपी राज्य में जाट नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है। हेमंत बिस्व शर्मा असम में बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इनके अलावा जेडीयू सहित कई दूसरे सहयोगी दलों के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। मुमकिन है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में एआईएडीएमके भी शामिल हो जाए। 2019 में पार्टी को एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए जाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि जनता के बीच से उनके कामकाज को लेकर कोई सवाल खड़ा हो। कैमरामैन अनिल के साथ अनूप गुप्ता, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। 2019 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी ने बिग प्लान बनाया है। इसी प्लान के तहत कैबिनेट रीशफल से लेकर संगठन और राज्यों में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दो 2019 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार। संगठन से लेकर कैबिनेट में होंगे बड़े बदलाव। जी हां, लोकसभा चुनाव में अभी 20 महीने बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने 2019 चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ली है। इसके लिए बीजेपी ने बिग प्लान बनाया है और उस बिग प्लान का पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है कैबिनेट रीशफल। कैबिनेट रीशफल रविवार को होने वाला है। कई मंत्रियों को इनाम के तौर पर अहम मंत्रालय दिया जाएगा। नॉन परफॉर्मर को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ मंत्रियों को पार्टी मजबूत करने के लिए संगठन में भेजा जाएगा। जिन मंत्रियों ने अभी तक इस्तीफा दिया है उसमें राजीव प्रताप रूडी और महेंद्र नाथ पांडे का नाम काफी अहम है। राजीव प्रताप रूडी की अगुवाई में पार्टी कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। राजीव प्रताप रूडी को फिर से किसी अहम राज्य की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जबकि महेंद्र नाथ पांडे को यूपी का पार्टी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। संगठन मजबूत करने में माहिर कई दूसरे मंत्रियों को 2019 के लिए पार्टी में भेजा जाएगा। इस बिग प्लान के तहत मोदी सरकार जल्द 5 नए राज्यपालों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। कलराज मिश्र की उम्र 75 साल से ज्यादा है। ऐसे में कलराज मिश्र को राज्यपाल बनाया जा सकता है। बिग प्लान का एक अहम हिस्सा संघ से समन्वय बनाना भी है। इसके लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए हैं। वृंदावन में संघ की अहम बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक में कई दूसरे मुद्दों के अलावा 2019 पर मंथन की खबर है। बीजेपी अपने बिग प्लान के तहत हर कमजोर कड़ी को मजबूत करने में लगी हुई है और उसकी झलकियां आपको रविवार से दिखनी शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। श्रीनगर के पंथा चौक के पास हुए आतंकी हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। हमले में 8 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है पंथा चौक के पास आतंकियों ने पुलिस दस्ते पर फायरिंग कर दी थी। हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ले ली है। दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की चपेट में वहां से गुजर रही एक स्विफ्ट और एक स्कूटी भी आई और कूड़े के ढेर के पास के कोंडली नाले में गिर गई थी। नाले में 7 लोगों के गिरने की खबर मिली थी, जिसमें से 5 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक लड़की समेत 2 लोगों के शव बरामद हुए। नाले में गिरी गाड़ी भी निकाल ली गई है। गाजीपुर में ये कूड़े का डंपिंग ग्राउंड है, जहां से पूर्वी दिल्ली का सारा कूड़ा लाकर डंप किया जाता है। ये गाजीपुर का वो आप मलबा का स्थान दे सकते हैं, जो जिस जगह से वो मलबा जो है यहाँ से आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे है और वहाँ से वो मलबा नीचे गिरा और नीचे गिरने की वजह से ये जो आप नहर देख रहे हैं यहाँ की पानी में इतनी फोर्स आई कि वो पानी की रफ्तार जो है इस सड़क पे पड़ा और यहाँ सड़क पे जो चल रही थी गाड़ी वो बाकायदा यहाँ से पलटते हुए वो दूसरे नहर साइड में गिरा। यहाँ इस वक्त में मैं कुछ एनडीआरएफ के जो अधिकारी हमारे साथ में हैं, पवन कुमार यादव हमारे साथ हैं। ये बताइएगा हादसा किस तरह से हुआ, कितने लोगों को आप लोग यहाँ से निकाले? सर हादसा ये जो कचरे का ढेर लग रहा है, ये बारिश के कारण यहाँ कुछ स्लाइडिंग होगी और स्लाइडिंग के कारण ये कचरे का ढेर इस तरफ आ गया और उसके बाद जो ये व्हीकल्स वगैरह जो यहाँ से रनिंग कर रहे थे वो व्हीकल्स उसमें उसकी चपेट में आ गए और फिर वो जो पानी में उसमें गिर गए हैं और उससे इंजर्ड हो गए, जिसमें से 5 इंजर्ड और 2 डेड बॉडी निकाली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ शंकर आनंद, ईटीवी न्यूज, दिल्ली। त्योहारों के सीजन से ठीक पहले आपकी जेब को जलाने की पूरी तैयारी हो गई है।
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। त्योहारों के सीजन में आपके पैसे कम पड़ रहे हैं? क्या आप सितंबर महीने के खर्चे से परेशान हैं? क्या महंगाई के सामने आपकी जेब खाली है? तैयार हो जाइए अपनी जेब और खाली करवाने के लिए। तैयार हो जाइए गैस का करंट सहने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या फिर गरीब। इस बार जो महंगाई का चाबुक चला है उससे कोई नहीं बच पाएगा और इसका सीधा अटैक पेट पर है, क्योंकि महंगाई की जद में इस बार आपका किचन है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, आपकी रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है। सिलेंडर में लग गई आग, क्योंकि महीना शुरू होने के साथ ही घरेलू रसोई गैस के दाम में करीब 14% की बढ़ोतरी कर दी गई है और बढ़े हुए दाम शुक्रवार से ही लागू भी हो गए हैं। सिलेंडर में लग गई आग। कितनी बड़ी है कीमत? सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर 7.23 रुपए महंगा हो गया है, जबकि गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 73.5 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई। सिलेंडर में लग गई आग। क्यों बढ़ी है कीमत? दरअसल केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करना चाहती है और ये काम वो चालू वित्त वर्ष के आखिर तक पूरा कर लेना चाहती है। सिलेंडर में लग गई आग। अब किस रेट पर मिलेगा सिलेंडर? अब दिल्ली में सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 479.77 रुपए से बढ़कर 487.18 रुपए हो गए हैं। वहीं गैर सब्सिडाइज्ड गैस सिलेंडर के दाम 73.5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 524 रुपए से बढ़कर 597.50 रुपए हो गए हैं। इससे पहले 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और अगर पिछले साल जुलाई से अब तक की कीमत पर नजर दौड़ाएं तो सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 68 रुपए का इजाफा हुआ है। जुलाई 2016 में रसोई गैस का दाम 419.18 रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का सपना मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। सरकार ने देश की नदियों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है और इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। साकार होगा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना। मोदी सरकार शुरू करेगी नदियों को जोड़ने का काम। जी हां, देश की नदियों को जोड़ने का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, वो अब मोदी सरकार में साकार होने वाला है। देश की 60 बड़ी नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नदियों को जोड़ने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज को पीएम मोदी मंजूरी दे चुके हैं। जान लीजिए पहले फेज में क्या होगा। केन नदी पर एक डैम बनाया जाएगा। 22 किलोमीटर लंबी नदी के जरिए केन को बेतवा से जोड़ा जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था, अब उसके फायदे जान लीजिए। सूखे और बाढ़ को एक साथ कंट्रोल किया जा सकेगा। मानसून पर किसानों की निर्भरता कम हो जाएगी। लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। हजारों मेगावाट बिजली भी पैदा की जा सकेगी। देश की नदियों को जोड़ने का प्लान आजादी के पहले से बनाया जा रहा है। 1858 में इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव दिया था। 1970 में सिंचाई मंत्री रहे के.एल. राव ने नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव दिया था। 1980 में नदियों को जोड़ने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और फिर 2002 में वाजपेयी सरकार ने नदी जोड़ने की परियोजना का प्रपोजल रखा था, लेकिन केंद्र में यूपीए सरकार आते ही परियोजना को डंप कर दिया गया। अब मोदी सरकार पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात उस श्रवण की जो अपने माँ बाप को कंधे पर लाद कर नंगे पांव सफर करने को मजबूर है। एक श्रवण ने अपने माँ बाप को लकड़ी के पलड़ों में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी, लेकिन आज का श्रवण अपने माँ बाप को कचहरी की यात्रा कराने को मजबूर है। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। विदेश के निवासी सभी जान
जुबां पर हिंद देश का नगमा और दिल में सालों पुराना सदमा। खाकी से जो जख्म 8 साल पहले मिला, उसकी भरपाई आज भी ओडिशा के मयूरभंज में कार्तिक सिंह ऐसे ही कर रहे हैं। क्यों, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी ये श्रवण कुमार आज भी अपने माँ बाप को कंधों पर ढोने को मजबूर है। पाँव में चप्पल तक नहीं, लेकिन कच्ची और पक्की सड़क की कोई परवाह नहीं। जख्मों से पैर भले ही छिल जाएं, लेकिन माँ बाप के साथ इस श्रवण कुमार का सफर ऐसे ही जारी रहता है। वो भी 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 40 किलोमीटर का। दिल में ख्वाहिश बस एक, मरने से पहले माँ बाप झूठ सच सुनकर जाएं। झूठा या सच्चा, अपना माँ बाप जीवित है अभी, वो सुन के जाएंगे। इसीलिए हम लेके गए थे अपना पिता माता को। अब इस श्रवण कुमार की पूरी कहानी जानिए। कार्तिक सिंह आज भी 2009 के उस दिन को कोसता है जब खाकी ने उसके खिलाफ केस किया। कार्तिक का आरोप है कि मोरोदा पुलिस ने एक मामले में उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया और उसे 18 दिनों के लिए जेल करवा दी। सालों बीत गए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, लेकिन कार्तिक को आज भी इंसाफ का इंतजार है। केस की वजह से शादी तक नहीं हुई। अब माँ बाप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर उन्हें हर वक्त अपने श्रवण के सहारे की जरूरत है। बेटा कार्तिक भी श्रवण की तरह लकड़ी के 2 पलड़ों में माँ बाप को बैठाकर इसी तरह कचहरी तक कठोर सफर तय करते हैं। Today I saw in the court premises one Kartik Singh who carried his father and mother over his soldier and came to the court premises. When we asked him, he said that the Moroda police had instituted a case against him since 5 to 6 years back, and today he came to the court premises for the justice. एक तो केस, ऊपर से बेरोजगारी और बेबसी। काम मिला तो खुद के साथ बुजुर्ग माँ बाप का पेट भी भर गया। काम की गुहार कलेक्टर साहब से भी लगाई, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। जानने वाले भी कहते हैं पढ़ाई लिखाई कार्तिक के कोई काम ना आई। एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा आदमी भी है। उनके नाम पर मोरडा पुलिस एक फेक केस 2009 में दायर किया था, जो वो कह रहा है, जिसके कारण उसका भविष्य आज अंधकार में। कलेक्टर पास के हम गए थे, कलेक्टर जी को हम बोले कलेक्टर साहब हमको कुछ काम दीजिए। कलेक्टर साहब भी काम नहीं दे पाला। इसके बाद हम फिर घर आए। घर से इधर उधर करके जो पैसा मिल रहा है उसमें तो नहीं हो रहा है। अभी बुढ़ापा में हम कैसे पूछताछ करेंगे। घास फूस का ये झोपड़ा है और गुर्बत भरी जिंदगी। घर से डगर कचहरी तक जाती है, जो कोई भी देखता है हैरान रह जाता है। एक श्रवण ने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई और एक श्रवण इंसाफ की खातिर माँ बाप के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। कब इंसाफ मिलेगा और कब इस श्रवण का सफर खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। मैक्सिको में लीडिया तूफान का कहर देखने को मिला। तूफान की वजह से तेज हवाएं और बारिश ने स्थानीय लोगों को काफी परेशान किया। लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। बता दें कि इस खतरनाक तूफान से 4 लोगों की मौत भी हो गई है। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।